मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में जो पढ़ेंगे ये आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल के बारे में मैंने बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश की थी। अब हम लोग यहां से जो पढ़ेंगे वो रहेगा भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और इससे अहम वो सारे सवाल जो इससे पूछे जाते हैं मैं उनको बिल्कुल मध्य नजर रखते हुए मैंने इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है, ताकि कि जो बीपीएससी का जो पीटी है वो बिल्कुल भी ना रुक पाए और साथ में आपका जो मेंस में है इनसे जुड़ी हुई थोड़ा बहुत जो क्रिएशन ऑफ कंटेंट बोलते हैं, आप क्रिएशन ऑफ कंटेंट होता है जब हम किसी बात को सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्शियस माइंड हमारी कैच करती है बहुत सारी बातों को जो कि एक मेंस में और बेहतर मेंस में लिखने में हमारी हेल्प करती हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे जो कि पीटी के मद्देनजर से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इससे जो आप सुनेंगे थोड़ा बहुत आपका मेंस में भी लिखने में हेल्पफुल करेगा। सो गाइस, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। पहले भारत के गवर्नर जनरल्स में सबसे पहले हमारे कितने टोटल 7 गवर्नर जनरल्स भारत के रहे हैं। वो कौन कौन रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई क्या सवाल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग यहां देखते हैं। देखिए, ये 1833 से लेकर के 1858 तक ये पोस्ट बना रहता है, मतलब भारत के गवर्नर जनरल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की जो विद्रोह की वजह से भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म करके वायसराय का पोस्ट लाया जाता है, ताकि कि एक हिसाब से जो क्राउन का ब्रिटिश क्राउन का एक प्रतिनिधि या फिर रिप्रेजेंटेटिव बनकर वायसराय काम करते हैं। वो खैर हम बात की बात है, वो देख लेते हैं। यहां पर देखिए 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म करके यह एक भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे लॉर्ड डब्ल्यू या फिर विलियम बेंटिक, जो कि आखिरी किसके गवर्नर थे, बंगाल के जो आखिरी गवर्नर जनरल थे वही भारत का पहला क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनता है। इनसे जुड़ी हुई जब ये भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं तो उनसे जुड़ी हुई सवाल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने इतिहास को अगर थोड़ा सा अगर पीछे अगर हम मुड़ कर देखें तो सबसे पहले हमें यह समझ में आता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से, क्योंकि ये 1833 से लेकर के 1835 में रहते हैं, मद्रास का पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ मद्रास, जो कि 1803 में ये सबसे पहले क्या रहते हैं, मद्रास का गवर्नर रहता है। एक सवाल यहां पे बनता है, सीधे सीधे बनता है कि डब्ल्यू बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल या फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बनने से पहले वो कहां के गवर्नर थे, वो कहां, मद्रास के थे, वो 1803 में। इस हिसाब से आपको सवाल पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं। अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, क्योंकि इसने कहा था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत में वो इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इस बात को याद रखिएगा। इससे पहले कोई भी अधिकारी या फिर गवर्नर जनरल गवर्नर कोई भी नहीं कहा था कि जो भारत में जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को थोड़ा सा ध्यान में दिया गया था, क्योंकि इंग्लिश जो मीडियम है वो एजुकेशन का जो जरिया बनाया गया था भारत में, इसी ने दिया था। आगे देख लेते हैं। सो इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए इंडिया में, ये स्टेटमेंट किसकी, लॉर्ड विलियम बेंटिक की दी हुई है। सती प्रथा का अंत, एबोलिशन ऑफ द सती प्रथा का क्या किया, 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, याद रखिएगा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम या फिर इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, या फिर अंग्रेजी जो है आधुनिक शिक्षा का एक माध्यम माना गया, बनाया गया। ये भी किसके टाइम पर हुआ था, ये लॉर्ड बेंटिक के ही टाइम पर हुआ था,
क्योंकि 1835 में, कहा 1835 में ये बात कही दी गई थी कि अब जितनी भी शिक्षा दी जाएंगी वो सारे के सारे अंग्रेजी में दी जाएंगी। हालांकि इनका मंशा ये था कि जो भारतीय है, जो लोग है यहाँ का, वो अंग्रेजी में एजुकेशन को गेन कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और हमारे ही अंडर रह करके हमारे लिए काम कर सके, ये इनका मंशा था। खैर जो भी रहा, इनसे सवाल पूछा जाता है कि अंग्रेजी को एक आधुनिक शिक्षा का माध्यम कब यह बात कही गई थी या फिर कब रखी गई थी, कब बनाई गई थी? वो 1835 को बनाई गई थी। किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड डब्ल्यू बेंटिक के टाइम पे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत कर दिया इसने। डिस्क्रिमिनेशन एंडेड इन गवर्नमेंट सर्विस। जो भी सरकारी सर्विसेज में जो लोगों के साथ भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसको क्या कर दिया? अबोलिश कर दिया गया। क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 में इस बात का कहा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट बनाया जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म करके उसकी जगह पर। और यहां पर और एक बात, इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि किसी भी लोगों को सरकारी नौकरी में या सर्विस में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी कलर का हो, मेल हो या फीमेल हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो जो पोस्ट अगर एलिजिबल है तो वो पोस्ट में वो बने रह सकते हैं। ये इन्हीं की बात थी, याद रखते हैं। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित अपील प्रांतीय अदालतें समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासनिक को एक बेहतर तौर पर चलाना चाहते थे। इसीलिए जो कॉर्नवालिस ने जो कि जिला अदालतों का जो कि स्थापना किया था, इन सबको यहां पर एंड कर देता है और उसके जगह पर राजस्व कमिश्नर की नियुक्ति करता है या फिर अपॉइंटेड रिवेन्यू कमिश्नर को अपॉइंट करता है। किसके जगह पर? प्रांतीय अदालत की जगह पर। इस बात को आपको याद रखना है कि रिवेन्यू कमिश्नर या फिर राजस्व कमिश्नर सबसे पहले इस पोस्ट का नियुक्त किसने करवाया था? डब्ल्यू बेंटिक ने करवाया था। इस बात को याद रखना है आपको। और ठगी प्रथा का अंत, एंड ऑफ फ्रॉड या फिर ठगी प्रथा का सबसे पहले जो एंड कर दिया था, इसको खत्म कर दिया गया था, वो कब? क्या 1830 में किया गया था। और ये कर्नल सिलीमन, ये क्या है यहां पर? कर्नल सिलीमन द्वारा किया गया था। लेकिन जब ठगी प्रथा का सबसे पहले जो अबोलिश कर दिया गया था, समाप्ति कर दिया गया था, वो करने वाला अधिकारी कौन था? कर्नल था सिलीमन। और किसके टाइम पर हुआ था? डब्ल्यू बेंटिक के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था? 1830 में हुआ था। अब इनसे जुड़ी हुई चीजें देख लेते हैं जो कि पीटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो देख लेते हैं। युद्ध, इसके टाइम पर कौन कौन से युद्ध हुआ था जरा देखते हैं। कुर्ग का विलय, अनेक्स्ट कुर्ग का जो अनेक्स जो होता है 1834 में होता है, या फिर कुर्ग का जो विलय है इन्हीं के टाइम पर होता है। कुर्ग को ब्रिटिश शासन जो है अपने अधीन ले लेता है, वो 1834 को करता है। दूसरा सेंट्रल कछार भी क्या होते हैं? 1834 में कुशासन या फिर मिस गवर्नमेंट हो जाती है। इस बात को याद रखना है कि जो सेंट्रल कछार का जो कुशासन या फिर मिस गवर्नमेंट जो होती है वो 1834 में ही होती है। अब हम लोग देख लेते हैं किसका? दूसरे नंबर का भारत के गवर्नर जनरल। हमने देख लिया कि पहला भारत का गवर्नर जनरल जो रहता है वो डब्ल्यू बेंटिक रहता है। उनसे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ ये अगला या फिर दूसरे नंबर का कौन बनते हैं? भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जो लॉर्ड बेंटिक हो गया, उसके बाद जो यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले लॉर्ड हॉर्डिंग्स, थोड़ा बहुत आ जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी हो जाते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से कैनिंग बनता है भारत का गवर्नर जनरल। ये इंपॉर्टेंट रहता है। जो बीच बीच में रह जाता है ना, जैसे चार्ल्स मेटकॉफ है, यहाँ पे लॉर्ड जो है एलन ब्रो है, और साथ में यहाँ पर और एक होंगे यहाँ पर थोड़ा सा लॉर्ड हॉर्डिंग्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम रहता है, इसके बारे में लोग कम जानते हैं। लेकिन जब सम्मिलित करने के लिए देगा आपको, एक लाइन पर क्रम वाइज जब सजाने के लिए देगा, तो ये बहुत अहम बन जाता है। जब तक आपके इसका क्रम वाइज याद नहीं होगा तो आपको थोड़े से याद करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए अब छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन आप इसको याद रखना जरूरी बन जाता है, ताकि कि इनसे जुड़े हुए सवाल या फिर क्रम में जो मैचिंग करने के लिए आते हैं टाइम दे देता है, या फिर उस टाइम पे हुई जो घटना, या फिर जब उसने कुछ किया होगा, कुछ इन्वेंशन किया होगा, कुछ लॉज लाए होंगे, कुछ कानून बनाए होंगे, किसी चीज को समाप्त कर दिया होगा, तो ये सब उससे जुड़े हुए सवाल बन सकता है।
चलिए दूसरा पढ़ते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ जो है 1835 से लेकर के 1836 तक ये कुछ ही महीनों के लिए ये अपने पोस्ट पर अधीन रहते हैं। इनसे जुड़े हुए सवाल ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो देख लेते हैं। प्रसिद्ध प्रेस कानून पारित होता या फिर पास्ट फेमस प्रेस लॉ, जो देखिए ऐसा था कि लॉर्ड बेंटिक के टाइम में जब प्रेस को उतनी ज्यादा आजादी नहीं थी, क्योंकि प्रेस को जब भी कोई न्यूज को छापना होता था तो पहले उसको एनुअली या फिर सालाना उसको सारी इंफॉर्मेशन, उनसे जुड़ी हुई बातें पहले बतानी होती थी। उसमें बहुत ज्यादा रोक टोक होता था कि उसके छानबीन बहुत ज्यादा होता था। तो ये इसके टाइम पर होता था, लॉर्ड डब्ल्यू बेंटिक के टाइम में। जब चार्ल्स मेटकॉफ जब भारत के गवर्नर जनरल बनता है तो वहां पर एक कानून पास करता है कि इस पे कानून पे इस बात को लिखा रहता है कि भारत यहां आ जाते हैं कि एक प्रसिद्ध प्रेस कानून पास कर देता है और भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इन्हीं को कहा जाता है। कि एक प्रेस जब इसके टाइम पर जब इसने बनाया तो प्रेस को जब उसे कुछ न्यूज छापना होता था तो इसमें ज्यादा रोक टोक नहीं था। वो अपने हिसाब से जो लोग लिखना चाहते थे लिख सकते थे। हालांकि ये भी तो अंग्रेज थे, वो भी ज्यादातर यही चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छी बातें ही छापे। बात अलग है, लेकिन याद रखिएगा कि प्रसिद्ध प्रेस कानून पारित इसके टाइम पर हुआ था और भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता या फिर लिबरेटेड ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया इन्हीं के ही टाइम पर हुआ था। याद रखना आपको है कि चार्ल्स मेटकॉफ को ही भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे नंबर का भारत का गवर्नर जनरल, वो होता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर के 1842 तक ये अपना पोस्ट पर अधीन रहते हैं। इनसे जुड़ी हुई सवाल देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है 1836 से लेकर के 1842 तक चलता है, या कह सकते हैं जब से वो अपने पोस्ट पर आए थे, जब गए थे वो मतलब अफगान के वॉर के साथ में क्या थे, इन्वॉल्वमेंट थी इनकी। और नेक्स्ट इससे सवाल ये था कि जीटी रोड का नामकरण या फिर नेमिंग जीटी रोड, याद रखिएगा जो कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का जो इसमें निर्माण किया था उसको शेरशाह सूरी के रोड के ही नाम से जाना जाता था। जब ये महाशय जब अपने गद्दी में आए तो उस रोड का नाम बदल करके जीटी रोड रखा गया, ग्रांड ट्रंक रोड रखा गया, उसका नाम इसी ने दिया। तो याद रखिएगा जीटी रोड का जो नाम है कौन से गवर्नर जनरल भारत के दिए थे, तो याद रखना आपको लॉर्ड ऑकलैंड ही था। आज के टाइम में नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, NH1 NH2 मिला करके इस रोड का मतलब NH1 NH2 एक हिसाब से इसका भी नाम दिया गया। यूं कह सकते हैं पहले शेरशाह सूरी का नाम था, फिर अंग्रेजों ने नाम दिया, फिर जो आज हम आजादी के बाद NH1 NH2 इसी पे ही हम मतलब बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चौथे नंबर का कौन है ये महाशय, लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो जो है वो 1842 से लेकर के 1844 तक ये अपने पोस्ट में अधीन रहते हैं, मतलब पोस्ट में ये बने रहते हैं। चलिए इनसे जुड़ी हुई कुछ सवाल है उसको देख लेते हैं। अफगान युद्ध, अफगान युद्ध का इसने क्या किया था, समाप्त किया था, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर जो कि एंग्लो अफगान वॉर छिड़ा रहता है। जब ये लॉर्ड एलन ब्रो जब अपने पोस्ट में आते हैं तो अफगान युद्ध को वो क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, एंडेड कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं कि अपने जो कानून वगैरह बना करके या फिर जैसे भी था उसने वहां पर फिनिश कर देता है। याद रखेगा अफगान युद्ध जो समाप्त जो करवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड एलन ब्रो को। सिंध का विलय, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध का विलय जो या फिर सिंध पर कब्जा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाता है सिंध, वो किसके टाइम पर होता है, लॉर्ड एलन ब्रो को ही टाइम पर होता है। उसके बाद देखते हैं दास प्रथा का अंत, एबोलिश स्लेवरी, जो गुलाम बनाने का था, जो स्लेवरी सिस्टम था वो पूरी तरीका से खत्म कर देता है वो 1843 में। राजा राम मोहन राय, द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, आधुनिक पुरुष के भी नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे, देखिए राजा का जो उपाधि है, राजा थे नहीं बल्कि राजा का उपाधि अकबर सेकंड ने इसको दिया था, तो इसीलिए वो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। क्योंकि ये जो सोशल एविल्स थे, जो सामाजिक जो समाज में जो बुराइयां थी उसको फिनिश करने के लिए हमारे जो देश में उस टाइम में भी अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारे महान महान शख्सियत आए और कई लोगों ने
जो अपनी जो सोशल एविल्स को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कई लोग कामयाब हुए, तो उसमें से ये भी थे। राजा राम मोहन राय जो सोशल एविल्स या भी सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए बहुत बड़ा इनका योगदान रहा था। तो उन्हीं को एक हिसाब से यूं कह सकते हैं कि जो बातें कही गई थी या फिर जो एक मुहिम चलाया गया था राजा राम मोहन राय के टाइम में कि जो स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, वो यहां पर किया जाता है। याद रखिएगा, हर बात समझ में। अबोलिश ऑफ स्लेवरी सिस्टम 1843 में किया गया था। ग्वालियर का यूथ वॉर विद ग्वालियर 1843 में, ये भी किनके टाइम पर हुआ था? ये भी हुआ था किसके? लॉर्ड एलनब्रो के साथ में। याद रखिए कि मतलब उन्हीं के टाइम पर ये बातें हो गई थी। अब आ जाते हैं हम लोग 5वें नंबर का। कौन है? ये है भारत के गवर्नर जनरल। वन बाय वन जरा हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद भी करना है आपसे, ताकि छूटे ना। पहले लॉर्ड डब्ल्यू बेंटिक, जो इनसे जुड़ी हुई जो बातें थी वो हमने बता दी। दूसरे नंबर का हुआ था चार्ल्स मेडकॉफ, जिसमें कि जो भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो कहा जाता है, चार्ल्स मेडकॉफ को किया जाता है, मतलब ये श्रेय उन्हीं को जाता है। तीसरे नंबर पे लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं और ये जीटी रोड का नामकरण कर देते हैं और प्रथम एंग्लो अफगान वॉर इसी के टाइम पे शुरू होता है। चौथे नंबर पे लॉर्ड एलनब्रो आते हैं, जो कि 1842 से लेकर के 1844 पे रहते हैं। अफगान वॉर को फिनिश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। सिंध का विलय या फिर अनेक्सेशन ऑफ सिंध, मतलब सिंध को किसमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन ले लेते हैं। उसके दास प्रथा का क्या करते हैं? फिनिश करा देता है। ग्वालियर के साथ युद्ध इन्हीं के टाइम में छेड़ा रहता है। अब हम लोग 5वें वाले नंबर को देख लेते हैं। ये रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग। ये 1848 से लेकर 1849 तक क्या रहते हैं? ये अपने मतलब ये 1849 तक अपने इसमें बने रहते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इनसे जुड़ा हुआ कौन सा बात है। देखिए ये 1800, बल्कि डेट थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया क्योंकि जब 1844 से लेकर के 1848 तक होंगे यहाँ पे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, डेट को थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं युद्ध। इसके टाइम पर क्या क्या युद्ध छिड़ा गया था, जरा हम उसको देख लेते हैं कि वॉर में इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो कि आपको समझना है। प्रथम एंग्लो सिख, जो मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1844 से लेकर के 1848 तक बने रहते हैं। ये 1844 से लेकर के 1848 कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में याद रखिएगा, जब सिख का पहला फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो होता है वो 1844 से लेकर के 1848 के बीच में रहता है। और उससे पहले क्या होता है कि 1839 में जो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, उसके बाद से जो सिख है वो बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। जब कमजोर पड़ जाता है तो इसमें क्या करते हैं? अंग्रेज उस पर अधिकार कर लेते हैं। इस बात को भी याद रखना है कि इतिहास देखिए क्या कोइंसिडेंट है। सबसे पहले अगर हम प्राचीन इतिहास को अगर हम देखें तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश उसमें फैला हुआ, फिर सेंट्रल दिल्ली के तरफ, फिर बाद में दिल्ली सल्तनत आता है, फिर बाद में मुगलों ने आता है। जब मुगलों का काम खत्म होता है तो फिर साउथ की तरफ चला जाता है, जहां की मराठा साम्राज्य एक नया ताकत उभर कर आता है। फिर बाद में इसके भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है तो फिर अंग्रेज आगे बढ़ते हैं। फिर अंग्रेज जब थोड़ा सा अंग्रेजों के ही टाइम में फिर महाराजा रंजीत सिंह आज के टाइम में जो पंजाब है, सिंध है, सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब सम क्या पूरा ही पार्ट पाकिस्तान, सम पार्ट नहीं बल्कि पूरा ही पार्ट पाकिस्तान और बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान तक, ये उस टाइम पर उभरता है जब महाराजा रंजीत सिंह एक चरम सीमा पर रहती है। तो सुप्रीमेसी बहुत हद तक बढ़ जाता है जब सिख का एक बड़ा शासक, जो सबसे बड़ा महान शासक जो कौन, महाराजा रंजीत सिंह बनते हैं। लेकिन 1839 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो भारत में अब कोई ऐसा बड़ा राजा नहीं बनता है जो कि अंग्रेजों का मुकाबला कर सके और भारत को एक नई दिशा में ले जा सके। जैसे ही 1839 में जैसे मृत्यु हो जाती महाराजा रंजीत सिंह के, अब भारत में कोई ऐसा नहीं बचता है। थोड़े से लोकल शासक बच जाते हैं, लोकल वाले लोग बच जाते हैं, क्षेत्र शासक बन जाते हैं, लेकिन जो कि एक ताकत उभर कर नहीं पहुंचती है। फिर बड़े बड़े हमारे जो आजादी के समय के बड़े बड़े जो नेता उभर करके आते हैं, उन लोग फिर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ ट्रीटी
मतलब लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर किया गया था जस्ट फर्स्ट एंग्लो सिख के बाद, जैसे कि यह 1846 में किया गया था। इस बात में याद रखिएगा, जैसे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है तो पंजाब का जो संप्रभुता या फिर सोवेनिटी होता है वो पूरी तरीका से खत्म हो जाता है यहां से, कि यहां पर जो सुप्रीमेसी जो इसके पंजाब की रहती है बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि जो अंडर में आ जाते ये छत्र छाया में, अंग्रेजों के छत्र छाया में जो सिख जो साम्राज्य की जो राजकुमार रहता है वो इसके अंडर में रहता है, फिर बाद में उसे लंदन पढ़ने के लिए भेज देता है। संप्रभुता और सोवेनिटी पंजाब का इसी ट्रीटी या फिर संधि के बाद खत्म हो जाती है और आगे बढ़ लेते हैं। नर बलि प्रथा का दमन या फिर सेपरेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस इन्हीं के ही टाइम पर होता है, लॉर्ड हार्डिंग के ही टाइम पर। इस बात को आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं छठा नंबर का लॉर्ड डलहौजी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़ी हुई ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर ले क्योंकि इससे जुड़ी हुई सवाल बहुत पूछे जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से लेकर के 1856 पर ये क्या रहते हैं, अपने सीट पर अधीन होते हैं। 1857 का जो विद्रोह या फिर रिवोल्ट होता है उससे एक साल पहले ये अपनी पोस्ट से हट जाते हैं। तो यहां देखते हैं उपाधि और पेंशन। देखिए ये कई सारी चीजों के लिए ये बहुत फेमस है, तो उन सब कौन कौन से चीजें से जरा हम देखते हैं। ये क्या कि डलहौजी जैसे ही अपने पोस्ट पर अधीन होते हैं तो ये क्या करते हैं, उपाधि और पेंशन को क्या कर देते हैं, बिल्कुल तरह से अबोलिश समाप्त कर देता है कि अब किसी को ना तो कोई टैक्स दिया जाएगा, ना ही अब किसी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है किसी को क्या दिया जाएगा, पेंशन नहीं दिया जाएगा। ये बात यहां पर कही गई जो कि एक बुरी बात थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले कई सारे जो छोटे छोटे जो राज्य होता तो वो उससे पहले उन लोगों ने मिला लिया कि हम आपको पेंशन देंगे, हमारे हवाले सब कुछ कर दो, तो ऐसा चल रहा था। खैर कोई बात नहीं, तो याद रखना है किसका, पेंशन और उपाधि का जो समाप्ति या फिर अबोलिश जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ था। विधवा पुनर्विवाह का विधेयक का परिचय इंट्रोडक्शन विडो रीमैरिज बिल 1855 में ये इन्हीं के ही टाइम पर दिया गया था। देखिए मैंने बताया था राजा राम मोहन के टाइम पर, बल्कि इसके टाइम पे नहीं हुआ था, बल्कि ये इसके बारे में हुआ था। मैंने ये उससे पहले मैंने कहा था कि आपसे कि जो राजा राम मोहन राय थे वो सोशल एविल्स या फिर सामाजिक बुराइयों को हटाना चाहते थे, तो वो यही थे कि इस तरह की सती प्रथा हो गया और विधवा पुनर्विवाह जो था ये इसके टाइम पर था। वो चाहते थे कि जो सती प्रथा है वो खत्म हो, राजा राम मोहन चाहते थे सोशल एविल्स या फिर सामाजिक बुराइयां वो चाहते थे कि हट जाए। तो उन सबको एक कानूनी पाजामा कह सकते हैं कि किसने पहनाया, लॉर्ड डलहौजी ने पहनाया। विधवा पुनर्विवाह का विधेयक का परिचय या फिर इंट्रोडक्शन विडो रीमैरिज बिल नवंबर था, ये नवंबर 1855 में ये पास हुआ। तो यहाँ एक सीधे एक सवाल बन जाता है कि जो विधवा पुनर्विवाह का जो कानून जो बिल था ये कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी लाया था। कब लाया था, 1855 में लाया था। इस बात को देखना। अब इसने क्या किया, इस कुछ चीज के लिए ये बहुत फेमस थे, वो जैसे कि हड़प नीति, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर हड़प नीति, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैप्चर्ड पॉलिसी। ये इसका ये माना था कि ऐसे राजा रजवाड़े जिसके कोई अपना क्या संतान ना हो, या फिर ऐसे राजा रजवाड़ा जो पूरी तरीका से जो प्रशासनिक को राजा जो चला नहीं पाता है, जो अपने जो प्रजा का ख्याल नहीं रख पाता है, जो अपने से मैनेज सही से नहीं कर पाता है, तो वो हमारे अंडर आ जाए, वो आर्मी हमें दे दो, हम आपका ख्याल रखेंगे। कभी जब कोई चीज आप पर कोई दुश्मन जब आक्रमण करेगा तो हम अपना सेना आपको देंगे। तो इस तरह की चलाई गई, जबकि ये क्या था, एक सरासर बेईमानी और गलत था, क्योंकि वो लोग पहले से थोड़ा बहुत सभ्य था, थोड़े बहुत राजा रजवाड़े अपने हिसाब से चला रहे थे, लेकिन ये महाशय कहते कि नहीं आप हमें दो, जबरदस्ती लोगों पर हड़प नीति, इन्हीं को बोलते हैं, वो हड़पना शुरू कर दिया गया। इस बात को अपने याद रखना है आपको। डॉक्ट्रिन लैप्स के अंदर में ये क्या किया गया कि अब कोई भी डायरेक्ट तो नहीं दे देगा, चलो भाई हमारा कोई संतान नहीं या फिर हम सही से चला नहीं पाते, ऐसा कोई कहने वाला होगा नहीं, क्योंकि वो अपने हिसाब से चला रहा था। इसे युद्ध करना पड़ा, किसी को छोटे लेवल पे, किसी को
कई लोगों ने तो ऐसे भी सरेंडर कर दिया जब देखा कि हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो उनमें से जो आता है जिसको कह सकते हैं कि एनेक्सेशन विलय कर ले, अपने अंदर ले लिया और छोटे बहुत लड़ाई करके, ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ी। वो सबसे पहले आता है सतारा 1848 में, जयपुर को दूसरे नंबर पे मिलाया, फिर संभलपुर को वो कहा 1849 1849 को मिला लिया। उसके बाद भगत एक जगह का नाम है, उसको अपने अंदर ले लिया। एक छोटा सा क्या था, एक क्षेत्रीय शासक था। उदयपुर जो कि ये राजस्थान वाला नहीं बल्कि ये कहां का, ये मध्य प्रदेश वाला उदयपुर है, 1852 में। झांसी उत्तर प्रदेश 1853 में, सिक्किम 1850 को, नागपुर 1854, अवध को 1856 में एनेक्सेशन या फिर अपने अधीन या फिर विलय कर लिया गया। और कहीं ना कहीं यह भी माना जाता है जो कि 1857 में जब अवध पर एनेक्सेशन या फिर विलय कर लिया तो यह एक बहुत बड़ा कारण था कि 1857 पे क्या हो गया, एक बहुत बड़ा विद्रोह छिड़ा। चलिए अब देख लेते हैं। और इनको कुछ लोगों ने तो इसने कैप्चर कर लिया, ये कहकर कि भैया आप इसको सही ढंग से चला नहीं पाते हो और आपके कोई नहीं संतान, मतलब संतान नहीं, या फिर ऐसे करके उन लोगों को कर लिया। लेकिन कुछ लोग थे जहां की थोड़े बहुत उसे चुनौती, चैलेंजेस मिले। वो था द्वितीय एंग्लो सिख, सेकेंड एंग्लो सिख, जो 1848 से लेकर के 1849 पर हुआ। फिर उसके कुछ साल के बाद पंजाब को, फिर वो तो हार ही जाता है यहाँ पर, पंजाब को पूरी तरीका से 1852 में पूरी तरीका से पंजाब पे कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। अंग्रेजों का पहले ही यहाँ पर संप्रभुता या फिर सोवेनिटी सुप्रीमेसी पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन पूरी तरीका से ये 1852 में पंजाब जो है वो किसके, अंग्रेजों के हाथ चला जाता है, ये अंग्रेजों का हो जाता है। फिर अब इसमें कुछ जो कड़ी चुनौती जो मिला था अंग्रेजों को वो था द्वितीय आंग्लो बर्मा युद्ध, सेकेंड एंग्लो बर्मा युद्ध, जो कि 1852 में हुआ था। और इसी के तहत बर्मा को क्या कर लिया, अपने अंदर में एनेक्सेशन या फिर उसको विलय कर लिया। ये बर्मा को उन पार्ट को जीता जो कि अब बंगाल, मतलब इंडिया से आज के टाइम में अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को आप देखोगे तो उनके साथ जुड़ा हुआ था लोअर पार्ट, वो पूरे बर्मा को कब्जा नहीं कर पाया। उन बर्मा को इसने कब्जा कर लिया जो कि भारत के नजदीकी हुआ करते थे उस टाइम पर, याद रखना है आपको। सो बर्मा पर पूरी तरह से विलय जो है वो 1852 पे ही किया। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए इन सबसे उसे करने से पहले याद रखना है, इन सबको युद्ध करने से सबसे पहले उसने तोपखाना या फिर आर्टिलरी कहा, मेरठ पर उसने क्या किया, एक यहाँ पर तोपखाना बनाया, आर्टिलरी यहाँ पर एक तोपखाना बनाया ताकि कि बेहतर ढंग से जो भी एनेक्सेशन जिसे पे विलय करना था जिन जिन क्षेत्रीय शासक को या फिर रूलर को, मतलब रीजनल रूलर्स को, तो उसको तोपखाना का मदद लेनी पड़ी। तो तोपखाना मेरठ में बनाए और साथ में सेना का मुख्यालय या फिर हेड क्वार्टर ऑफ मिलिट्री वो शिमला में बना दिया गया था। ये लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पर हुआ था। और इनसे जुड़ी हुई और एक बात को याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु या फिर समर सीजन में दिल्ली से कहा उसने शिमला को अपना कैपिटल बनाया था। समर या फिर ग्रीष्म ऋतु के लिए या फिर समर सीजन में शिमला, क्योंकि दिल्ली में बहुत तेज गर्मी पड़ती थी तो इसीलिए उसने ठंडा जगह एक चुनी जिसको हम शिमला बोलते हैं। शिमला में क्या बना दिया, अपनी कैपिटल बना दिया। जब ठंडी में बहुत तेज जब ठंड पड़ती थी तो फिर अपनी राजधानी को कहां बना लेते थे, वो फिर यहाँ पर दिल्ली बना लेते थे, मतलब अपने ऑफिस को ट्रांसफर करते थे। ये आ रही नंबर समझ में, गर्मी में वो शिमला भाग जाते थे और ठंडियों पर वो दिल्ली वापस आ जाते थे। चलिए अब आगे जाते हैं। इनके साथ साथ इसने तो यहाँ कर लिया युद्ध, और देखते हैं हम लोग प्रशासनिक सुधार। ये प्रशासनिक सुधार किए थे, मतलब इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। तो याद रखिएगा गैर विनियम प्रणाली, नॉन रेगुलेटिंग सिस्टम। तो नॉन रेगुलेटिंग सिस्टम क्या है, गैर विनियम जो प्रणाली क्या है, जिन जिन क्षेत्रों के या फिर जिन जिन क्षेत्रीय शासकों को जो अपने अधीन ले लिया या फिर उन शासनों को जिन पर ये कब्जा कर लिया, उन सबको जो नाम दिया गया, उस सब को नाम दिया गया गैर विनियम। मतलब यहीं से पता चल रहा है कि नॉन रेगुलेटिंग, आपके अंदर में गवर्निंग या फिर रेगुलेटिंग या फिर आपको चलाने का ढंग इसे पता नहीं है, इसीलिए हम आप पर कब्जा किए हैं। इसीलिए तो उनका नाम क्या दिया, गैर विनियम प्रणाली या फिर नॉन रेगुलेटिंग सिस्टम के तहत ही इन सबको क्या कर लिया,
कब्जा कर लिया गया। तो उसका नाम दिया गया था नॉन रेगुलेटिंग सिस्टम। तो ये सवाल यहां पर बन सकता है कि नॉन रेगुलेटिंग सिस्टम किस टाइम पर शुरुआत हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर शुरुआत हुआ था। अब इनसे जुड़ी हुई और ये आखिरी कौन बचते हैं? गवर्नर जनरल भारत के बचते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इनसे जुड़ी हुई और बातों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें यह है कि गोरखा रेजिमेंट का गठन या फिर रेस्ट गोरखा क्या है? रेजिमेंट्स किसका? डलहौजी के ही टाइम पर गोरखा रेजिमेंट्स का गठन किया गया था। अब इनसे जुड़ी हुई ये भी बातें हैं कि ये इसने प्रशासनिक व्यवस्था या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को इसने रिफॉर्म्स किए और साथ में इसने एजुकेशन रिफॉर्म्स भी किए थे, शैक्षिक सुधार भी इसने किया था। इनमें जो कि मतलब शिक्षा के लिए इसने क्या क्या सुधार किए उनको जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्नाकुलर शिक्षा के लिए थॉमसोनियन प्रणाली की सिफारिश की थी कि जो नॉर्थ वेस्ट क्या है? नॉर्थ वेस्ट या फिर उत्तर पश्चिमी जो प्रोविंसेस थे या फिर जो प्रांत थे उनके लिए कौन सा यहां पर जो वर्नाकुलर एजुकेशन के लिए यह रिकमेंड किया था कि जो उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है उसमें इस तरह की शिक्षाएं दी जाएं। तो यह बात आपको याद रखना यह है कि वर्नाकुलर एजुकेशन याद रखना है, वर्नाकुलर शिक्षा के लिए या फिर थॉमसोनियन प्रणाली या फिर सिस्टम के लिए किसने सिफारिश की थी? तो याद रखना है डलहौजी ने किया था। ये किसके लिए किया गया था? ये ताकि कि आप यहां पर लिख ले कहीं पर, ये है उत्तर पश्चिमी जो प्रोविंसेस या फिर प्रांत थे इन सब के लिए एक एजुकेशन का एक सुधार कह सकते हैं कि एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए एक शुरुआत का टाइम था कि वर्नाकुलर जो शिक्षा या फिर वर्नाकुलर एजुकेशन जो है वो कहां पर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में दिया जाए। ये कब किया गया था पारित? एक हिसाब से ये रिकमेंडेशन कब किया गया था या फिर सिफारिश कब की गई थी? 1853 में की गई थी। अब हम लोग शैक्षिक सुधार से या फिर एजुकेशन रिफॉर्म से हम लोग देख लेते हैं कि वुड का एजुकेशनल डिस्पैच, वुड का किसका एजुकेशनल डिस्पैच जो है वो 1854 में पास किया गया। इसमें यह कहा गया था जो कि इसमें एजुकेशन एक हाई लेवल पर एक उच्च स्तर की जो पढ़ाई है जो शिक्षा है उस तरह की प्रदान की जाए। तो इसीलिए वुड का डिस्पैच जो है वो क्या किया गया था? एक हिसाब से पास किया गया था। वुड का एजुकेशन डिस्पैच के अकॉर्डिंग आंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोला जाए, बनाया जाए और साथ में इसमें यह भी कहा गया था कि सरकारी कॉलेजों भी क्या किया जाए? बनाया जाए, ताकि कि जहां पर एक उच्चतम स्तर की जो पढ़ाई हो सके, हाई एजुकेशन हो सके। तो इन्हीं के तहत में इंजीनियरिंग कॉलेज की जो रुड़की में स्थापना की गई थी। इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन रुड़की। आपको यहां पर याद रखना है कि रुड़की में इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वो किसके तहत रखा गया था? वो याद रखना है आपको कि वुड का एजुकेशनल डिस्पैच के तहत रखा गया था और उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखते इसने क्या किया कि पब्लिक वर्क्स भी किया, इसने लोक निर्माण के लिए भी काम किया ताकि कि लोगों के लिए क्या हो? सुविधाजनक हो। हमने इससे पहले हमने देख लिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जिसे हम कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था सही किया, फिर उसने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए दूसरे नंबर पे जिसे हम शिक्षा या फिर शैक्षिक सुधार के बोलते हैं। तीसरे नंबर पे वो जो क्या किया है यहां पर उसने यहां पे लोक निर्माण या फिर पब्लिक वर्क्स, इससे पहले और भी था वो युद्ध के लिए भी ये जाना जाता है। युद्ध में भी उसने कैसे कैसे चीजों को अपने साथ क्या कर लिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में विलय कर लिया, जो कि हमने पहले देख लिया। अब हम लोग लोक निर्माण या फिर पब्लिक वर्क से जुड़ी हुई सवाल को देखते हैं जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपको बिल्कुल एकदम बीपीएससी में आपको फोकस रखना है ताकि कि आपकी जो कामयाबी है वो आपको जल्दी और बेहतर ढंग से आपको मिल सके। चलिए लोक निर्माण के लिए उसने क्या किया गया, देखो सबको मैंने कैटेगराइज मैंने बांट दिया ताकि कि आपको याद करने में आसानी होगा कि जो इनसे जुड़ी हुई कौन कौन रिफॉर्म्स या फिर सुधार लाए गए और किन के कैटेगरी के अंदर में हमने क्या क्या रखा ताकि कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। जितना ज्यादा हम चीजों को तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे, छोटे छोटे करके पढ़ेंगे तो हमें आसानी रहती है। अगर मैं डायरेक्ट अगर सब कुछ एक साथ में लिख देता तो आप वहां पे कैच नहीं कर पाते, आप फिर वहां से
कनेक्ट नहीं कर पाते कि चीजें कहां कहां से कैसे कैसे जुड़ी हुई है। मैंने सबको इंडिविजुअली, मैंने खास तौर पर मैं सबको अलग अलग करके लिखा है ताकि कि आपके दिमाग में छोटी छोटी चीजें क्या होगा, आसानी से रह सके। यही छोटी छोटी चीजें बड़ी प्रॉब्लम करती हैं एग्जाम हॉल में। चलिए अब लोक निर्माण में हम लोग देख लेते हैं कि रेलवे लाइन का पहली बार शुरुआत किया गया था इंडिया में, याद रखिएगा 1853 में। 1853 में रेल लाइन का सबसे पहले भारत में क्या किया गया था, इसका शुरू किया गया था। ये बॉम्बे से थाने तक किया था। कहां गया था, थाने तक इसका सबसे पहले ट्रेन की एक जो लाइन है वो जोड़ी गई थी या फिर चलाई गई थी। सबसे पहले भारत में 1853 में रेलवे लाइन का शुरुआत हुआ, जो कि बॉम्बे से थाने तक इसको कनेक्ट किया गया था, जोड़ा गया था। अगला पॉइंट को देख लेते हैं। डाक टिकट का प्रचलन या फिर पोस्टल सिस्टम्स का जो इस्तेमाल किया गया था वो जस्ट किसके, जब रेल शुरू किया गया तो उसी के एक साल के बाद किया गया। जैसे आज के टाइम में जो हम पोस्ट स्पीड जो करते हैं, जो पोस्ट जो हमारे डाकखाना इधर से उधर होती है वो रेलवे लाइन के द्वारा होती है, या फिर जो हम कोरियर करते हैं वो हवाई जहाज से जाता है। ज्यादातर किससे होता है, जो हम पोस्ट वगैरह करते हैं डाक घर में जाकर के, वो रेलवे से होता है। यूं समझ लीजिए पहले रेल आई, उसके बाद जो डाक टिकट या फिर पोस्टल सिस्टम्स का शुरुआत किया गया, ताकि कि जो चीजें हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ट्रेन से शुरुआत किया गया था। चलिए एक हिसाब से आप याद रख सकते हो। सबसे पहले रेलवे लाइन 1853 में शुरू किया गया। डाक टिकट का प्रचलन, पोस्टल सिस्टम का जो शुरू किया गया था वो 1854 में किया गया था। अब अगला देख लेते हैं। प्रथम विद्युत तार सेवा का शुरुआत किया गया था। फर्स्ट स्टार्टेड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस। तो याद रखना है कि इन्हीं के ही टाइम में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस सबसे पहले इन्हीं के द्वारा दी गई थी, या फिर प्रथम विद्युत तार सेवा का शुरुआत इन्हीं के टाइम में किया गया था। याद रखना कलकत्ता से आगरा। आप इंग्लिश में लिख ले भैया, इतना तो कर ही सकते हो ना, इंग्लिश में लिख लो कलकत्ता, इंग्लिश में फिर लिख लो आप आगरा। सो कलकत्ता से आगरा सबसे पहले किसका, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का शुरुआत किया गया था। और इन्हीं के ही टाइम में लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोलते हैं, कहीं न कहीं ये आपका जुड़ा होगा किससे, पीडब्ल्यूडी से। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट जो आइडिया है यहीं से लिया गया। और जीटी रोड जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, उसमें काम शुरू किया गया था इसी विभाग के द्वारा। और कराची हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, जहां पे बंदरगाह जो था यहाँ पर, इन सब का भी जो काम जो शुरुआत किया गया था इन्हीं जो क्या था, लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया गया था। जैसे कराची में पोर्ट यार्ड, या फिर कह सकते हो आप, वहां बंदरगाहें बनी हुई थी, और साथ में हार्बर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो बंदरगाह कराची हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, इन सब का भी काम जो है इन्हीं विभाग द्वारा किया जाता था और बेहतर ढंग से किया गया। अब हम लोग देखिए, ये तो छठा नंबर का जो महाशय है इसके बारे में हमने पढ़ लिया, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसको, आखिरी नंबर का भारत का भारत का गवर्नर जनरल आखिरी को देखते हैं। और यही पहला भारत का क्या बनेगा, वायसराय भी नियुक्त होगा। वो कैसे नियुक्त होगा वो बाद में देखेंगे। इनसे जुड़े हुए सारे सवाल को देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग आखिरी जो भारत का गवर्नर क्या रहते हैं, जनरल रहते हैं, वो लॉर्ड कैनिंग रहता है, जो कि इसका जो कार्यकाल है 1856 से लेकर के 1858 तक। तो इसमें एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट जो डेट है वो 1857, ये इन्हीं का ही टाइम होता है, क्योंकि बीच में 1857 ही मिसिंग है। सो 1856 से लेकर के 1858 तक ये अपने गद्दी में विराजमान रहते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के भी रूप में हम देख सकते हैं। और गवर्नर जनरल जो है वो 1857 का विद्रोह के टाइम पर यही भारत का गवर्नर जनरल था। इस बात को आपको याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद रखना है। इससे पहले हमने बिल के बारे में देखा था, आ रही बात समझ में, लेकिन यहां पर एक्ट की बात चल रहा है, अधिनियम की बात चल रहा है। सो वहां पर इससे पहले हमने बिल को देखा था, लेकिन इसमें क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पास किया। सो कह सकते हैं पास्ट विडो रीमैरिज एक्ट। एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। बिल जब कानून बनने से पहले, कानून बनाने के जो प्रक्रिया होता है, जब कानून नहीं बनता है उससे पहले हम बिल बोलते हैं। जब वो चीज कानून बन जाता है तब हम उसको एक्ट बोलते हैं।
जैसे कि एनआरसी एनआरसी चला गया था, सबसे पहले वो बिल था, फिर एक्ट बन गया, कैब बन गया, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं। सबसे पहले जब कानून बनने से पहले जब पूरा प्रोसेस होता है हम उसको बिल बोलते हैं। जब वो बिल जब कानून बन जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्ट बोला जाता है। सो पास्ड विडो रीमैरिज एक्ट 25 ऑफ जुलाई 1856। सो यहां पर कहा गया है कि विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम पारित जो है 25 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था। कि अब यहाँ पे कानून बन गया कि जितनी भी विधवाएं होंगी वो अपनी मर्जी से वो चाहे तो शादी कर सकती है, उसको कोई समाज रोक नहीं सकता है। लेकिन वही बात है, कानून तो बहुत सारे बनते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं। आज में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून बना है। खास करके जो हम लोग बात करते हैं कि लोगों के धर्म के जाति के नाम पर कितने सारे छोटे छोटे जो जातियां हमारे समाज में आज भी हैं, लेकिन उसके साथ बहुत तरह क्या होते हैं, मिसयूज किया जाता है। जो कानून बनाया गया है उसके लिए मिस यूज भी करते हैं कई सारे लोग, जो छोटे जाति के लोग होते हैं बहुत जगह, उसके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन आज भी किया जाता है। सो बात यहाँ पर वो बात है नहीं। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 25 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह का जो कानून है, एक्ट है, वो पास किया गया, इसी के द्वारा किया गया था। और 1858 का अधिनियम पारित हुआ था। याद रखना है 1858 का जो एक्ट पास हुआ था, और इसमें यह बात कह दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म हो गया भारत में। अब ये डायरेक्टली क्राउन का जो रूल है, क्राउन रूल भारत में आ चुका है अब। और इसी कानून के तहत, इसी 1858 के एक्ट के तहत, कानून के तहत कह सकते हैं कि यहां पर भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट को खत्म कर दिया गया और उसी पोस्ट की जगह पर भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। क्योंकि भारत का वायसराय का मतलब होता है कि क्राउन का डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रतिनिधि बनकर काम करेगा, या फिर कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे इनडायरेक्टली जो क्राउन है वो इंडिया में रूल कर रहा है, इतना समझ लीजिए। चलिए अब क्या हो गया कि इन्हीं कानून के तहत यह भी कहा गया था वेबगत सिद्धांत वापस ले लिया गया। विथड्रॉ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति जो लाई गई थी डलहौजी द्वारा, उसको वापस कर लिया जाता है इसी कानून के तहत। अब याद रखना है जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, 1858 का कानून या फिर एक्ट पास हो जाता है, जहां पर अब भारत का गवर्नर जनरल को पोस्ट खत्म कर दिया जाता है, वहीं भारत का क्या वायसराय का पोस्ट बनाया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है। इसीलिए यही भारत का क्या बनते हैं, पहला वायसराय बनते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे बेहतर ढंग से मैंने आपको मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।